वीडियो में पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन का एक टॉपिक है दर्पण जो है, ठीक है। दर्पण के बारे में आज पढ़ेंगे, मिरर के बारे में, दर्पण, ठीक है। दर्पण, मिरर, मिरर देखिए जो है मिरर दो टाइप से होते हैं, ठीक है। मिरर होता क्या है, तो मिरर वह चीज है जिसमें हम जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं, वो क्या कहलाता है, हम मिरर कहलाता है, ठीक है। तो मिरर जो होता है वो दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण, ठीक है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर होता है। और गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दर्पण जो है दो ही टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। समतल दर्पण किसको बोलेंगे, तो समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल होता है वो फ्लैट समतल, और गोलीय दर्पण वो दर्पण होते हैं जिसका परावर्तक तल जो होता है वो कर्व में है ना, यानी मुड़ा हुआ, ठीक है, इस टाइप का हो, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से मुड़ा है, यानी कर्व है, वो डिसाइड करेगा कि अवतल है, ठीक है। इसमें भी यही बताना होगा, तो अवतल दर्पण जो है ऐसे करते हैं, ठीक है, और उत्तल दर्पण जो है ऐसे करते हैं, ठीक है। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल धसा, देखिए इसका परावर्तक तल क्या है, धसा, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण उसको बोलेंगे जिसका परावर्तक तल क्या होगा, मुड़ा होगा, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है आज हमारा टारगेट रहेगा कि समतल दर्पण के बारे में जितनी बातें हैं वो समझिए, ठीक है। तो समतल दर्पण के बारे में लिख लेते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। प्लेन, प्लेन मिरर, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो, वो समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब समतल दर्पण जो बनाते हैं, ठीक है, तो एक तो होता है कि हमारा एक कांच होता है, ठीक है, जो पारदर्शी कांच होता है, उस पारदर्शी कांच से हम समतल दर्पण बनाते हैं। तो इस कांच में क्या होता है कि ये जो है एक लेयर इस पे, मतलब एक लेयर बिछाया जाता है, ठीक है। एक ये लेयर जो होती है वो होती है हमारे पास जो है ये एल्युमिनियम या चांदी की होती है, ठीक है। एल्युमिनियम या चांदी की लेयर इस पे बिछाई जाती है, और इसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो है इस पे लाल कलर लगाया जाता है, ठीक है। लाल कलर का इस पे जो है कलर कोड दिया जाता है ताकि उस पे चांदी और एल्युमिनियम को प्रोटेक्शन करे, ठीक है। अब ये चांदी और एल्युमिनियम क्यों लगाया जाता है, चांदी और एल्युमिनियम जो है प्रकाश का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, यानी ये जो है लाइट को अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो चांदी और एल्युमिनियम में से यदि इन दोनों में से पूछा जाए कि प्रकाश का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन होता है, तो वो चांदी होता है, ठीक है। पुराने समय में जो है शीशा बनाने के लिए हम कांच के ऊपर जो है चांदी का लेप ही जो है कोटिंग, चांदी का जो लेप होता था, लेप को अंग्रेजी में कोटिंग बोलते हैं, वो चांदी का किया जाता था। चांदी हालांकि महंगा होता था, तो इसके कारण जो है धीरे धीरे आधुनिक समय में जो है इस समय एल्युमिनियम की कोटिंग की जाती है, ठीक है। एल्युमिनियम को कोटिंग की जाती है, और इस कोटिंग को प्रोटेक्शन देने के लिए जो है हम लाल कलर का पेंट कर देते हैं। इसीलिए जो हम लोग शीशा देखते हैं, आईना होता है, तो वो जो होता है वो शीशे के पीछे देखेंगे तो लाल कलर उसमें किया रहेगा, ठीक है। तो लाल कलर के जस्ट पहले वाला क्या होता है, एक लेयर होती है, वो चांदी या एल्युमिनियम दोनों में से किसी हो सकती है। इस समय जो आ रही है वो होती है एल्युमिनियम, ठीक है। पुराने समय में जो की जाती थी चांदी, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि चांदी और एल्युमिनियम जो है लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, ठीक। इतनी बात समझ में, यहाँ लिख लेते हैं कि चांदी और एल्युमिनियम, चांदी और एल्युमिनियम प्रकाश का अच्छा, ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है,
इन दोनों में से यदि सबसे अच्छा की बात किया जाए तो चांदी जो होती है वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, ठीक, इतनी बात समझ में, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। इमेज कैसे बनता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहले एक जो है पॉइंट का जो है हम इमेज बनाएंगे, फिर उसके बाद एक पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास दर्पण है, ठीक है, ये हमारे पास जो है दर्पण है। इस दर्पण के सामने जो है कोई बिंदु ए है, ठीक है, कोई बिंदु ए है, ए का हमको प्रतिबिंब बनाना है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए समतल दर्पण में जो है हम इसके पीछे भी एक वीडियो डाल चुके हैं, परावर्तन का नियम पढ़ाया है। तो परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग ये परिवर्तन, ये हमारा जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ फिर से बता देते हैं कि ये जो है, यदि लाइट की रेज जो है किसी एंगल पे आती है, ठीक है, ये समतल दर्पण है, लाइट की रेज जो है आपका आपतित किरण जो है किसी भी कोण पे आता है, अभिलंब से किसी कोण पे आता है तो सेम एंगल पे ये परावर्तित होता है। और यदि लाइट की रेज जो है 90 डिग्री पे आएगी तो जो है उसी पाथ पे जो है वो वापस चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं दोनों रेज का उपयोग करके जो है यहाँ प्रतिबिंब आएंगे। एक लाइट की रेज जो है इससे जो है एकदम सीधी आती है, ठीक है, सीधे आती है तो जाहिर सी बात है ये वापस चली जाएगी इसी पे, ठीक है। और इससे जो है एक इधर भेज दिया जाता है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। ये किसी एंगल पे आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे, ठीक है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों लाइट की रेज को पीछे खींचते हैं, ठीक है, और ये भी पीछे खींचते हैं, ठीक है। ये जो है, ये दोनों लाइट जो है ये एक दूसरे को पॉइंट ए डैश पे करते हैं और ए डैश ही इस वाले पॉइंट का क्या होगा, प्रतिबिंब, ठीक है। बात समझ में, ये पॉइंट का प्रतिबिंब हम बनाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद जो है वस्तु का भी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हम क्या किए हैं कि इस एक पॉइंट से दो रेज हम भेजे हैं, एक तो सीधे 90 डिग्री पे जाएगी, 90 डिग्री पे जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद सेम उसी पाथ पे जो है वापस हो गए। और दूसरा है किसी एंगल पे भेज रहे हैं, किसी एंगल पे भेजेंगे तो वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब जब इन दोनों लाइट की रेज को पीछे खींचे तो ये जो है दोनों ए डैश पे करते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों जब रेज जो है अपने आप नहीं करती है, जब हम इसको पीछे खींचे हैं तब करते हैं। तो जब दोनों लाइट की दोनों रेज अपने आप न कटे, उसको पीछे खींच के जबरदस्ती कटवाया जाए, उस समय जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, ठीक है। अपने आप कट जाएगी तो वो वास्तविक बनता है, ठीक है, रियल बनता है। और जब हम जो है जबरदस्ती कटवाए तो वो वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब, उसको याद रखिएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, ठीक है, आभासी, सीधा, आभासी और सीधा, ठीक है। और जितने हाइट की वस्तु है उतने ही हाइट का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है, ठीक है। बात समझ गई? तो यानी ये पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट ही बना है, उतनी ही हाइट का बना है, ठीक है। और ये जितनी दूर पे है उतनी ही दूर पे बनता है। एक लाइन और जोड़ देते हैं, जितनी दूर पर वस्तु है उतनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जितनी दूर पर वस्तु है उतनी ही दूर पे इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये था बिंदु का जो है प्रतिबिंब बनना। अब जो है वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब की बात और डिटेल में करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक समतल दर्पण, ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण है। ये कोई समतल दर्पण के सामने जो है हम कोई वस्तु ए भी रखेंगे, ठीक है, ये एक अब इसका हमको जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है। एक लाइन की रेस पे यहाँ जाएगा, ठीक है, उसी बात में वापस हो जाएगा इस वाले पॉइंट, ठीक है। और एक जो है किसी एंगल पे लेगा, यहाँ पे लेगा और ये यहाँ से रिटर्न। अब इसको जो पीछे खींचेंगे
काटा, यानी ए वाले पॉइंट का इमेज ए डैश बना। ठीक उसी तरह इस बी वाले पॉइंट का जो है एक तो 90 डिग्री पे देखे तो सेम पाथ पे उसी को, एक जो है किसी एंगल पे, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल हो गया, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब जो है ये तो था ऐसे, ठीक है, इसको पीछे खींचे हैं और इसको भी पीछे खींचे, ये जो है दोनों एक ही पॉइंट पे ही काटेंगे। तो जो है ये इसको जब दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, बी वाले पॉइंट का जो है इमेज बी डैश मिला है, ए वाले पॉइंट का ए डैश मिला है, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये पूरे वस्तु का जो है ये इमेज मिलता है, ठीक है। ये ए बी वस्तु का क्या हुआ, यहाँ इमेज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा समतल दर्पण में, ठीक है, पहली बात जो बात यहाँ लिखी है वही चीज यहाँ लिखेंगे। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, ठीक है, प्रतिबिंब पहला आभासी बनेगा, आभासी, ठीक है, आभासी और सीधा ये दोनों एक साथ वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। जितनी दूर पे वस्तु है उतनी ही दूर पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जितनी दूर पर वस्तु है उतनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जितनी दूर पे वस्तु है उतनी ही दूर पे प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, जितनी वस्तु की ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, बात समझ में। जितनी हाइट का जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी की हाइट का हमारा इमेज। यदि वस्तु की हाइट 3 सेंटीमीटर है तो इमेज की भी हाइट 3 सेंटीमीटर ही होगी, और ये दर्पण से जो है 6 सेंटीमीटर के दूर पे बना है तो हमारा प्रतिबिंब भी 6 ही सेंटीमीटर दूर पे बनेगा, ठीक है, ये बात समझ में। हाँ, और ये जो था समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के अभिलक्षण, ठीक, कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं समतल दर्पण के बारे में जो हमसे लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें नोट पॉइंट में पहली बात तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, इस समतल दर्पण का हमसे यदि कोई फोकस दूरी पूछेगा, ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अब इसका लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात किया था, रेखीय आवर्धन के बारे में। तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है, एम की वैल्यू जो होती है प्लस में 1, ठीक है। ये 1 क्या बता रहा है, यदि मैग्निफिकेशन जो है, यदि एम जो है 1 लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है जो प्रतिबिंब बना है दर्पण से जितनी दूर वस्तु है उतनी ही दूर पे जो है हमारा क्या बना है, ये प्रतिबिंब बना है, क्योंकि मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है -v/u, ठीक है। हालांकि ये आगे बढ़ना है, यही बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये u और v जब दोनों बराबर होंगे तभी जो है m जो है वो 1 के बराबर आएगा, और यही जो है किसके बराबर होता है, h2/h1। h2 और h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो ये यदि m बराबर -1 लिखा है, ठीक है, तो इसका दो मतलब हो सकता होता है। पहला तो ये होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से बराबर दूरी पे बना है, जितनी दूर पे दर्पण से वस्तु है उतनी ही दूर पे हमारा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जितने हाइट का वस्तु है उतनी ही हाइट का हमारा इमेज होता है, ठीक है। और ये जो है प्लस और माइनस लिखा है, तो प्लस ये बताता है कि ये जो है हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना है, ठीक है, आभासी और सीधा इमेज बना है, ठीक है। ये प्लस माइनस हमारा ये इमेज के टाइप पर डिपेंड करता है, उसका साइन जो है वो साइन हमको यही बताता है कि किस टाइप का इमेज है। यदि यही माइनस रहता तो ये हमारा वास्तविक और उल्टा बनता, यानी प्लस आया है तो ये क्या बना है, वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब आभासी और सीधा बनता है। तो ये याद रखेंगे कि समतल दर्पण का लीनियर मैग्निफिकेशन 1 होता है, वो भी प्लस में, ठीक है। एक क्या बताएगा, एक दो बातें बताएगी कि जो दर्पण ये प्रतिबिंब बना है दर्पण से बराबर दूरी पे बना है जितनी दूर पे वस्तु होती है, और दूसरी बात ये बताएगा
कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के ऊंचाई के बराबर बना है, और प्लस साइन ये बताएगा कि प्रतिबिंब जो बना है वो आभासी और सीधा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें अभी और कुछ बात है। ठीक है, ठीक है, नोट पॉइंट में बात नंबर 3। ठीक है, बात नंबर 3 कर रहे हैं। यदि कोई वस्तु जो यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने भी मीटर पर सेकेंड के वेग से या गति से दौड़ता है, तो दर्पण में उस वस्तु का वेग 2 भी मीटर पर सेकेंड के प्रतीत होगा। इसका मतलब ये है, यदि जो है हम दर्पण के सामने जो है 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ रहे हैं, तो हमको ऐसा लगेगा कि दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका वेग कितना है कि वो जो है 3 × 2 3 गुना की 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, जैसे दर्पण है, ये एक आदमी जो है, ठीक है, ये आदमी जो है ये दर्पण के सामने दौड़ रहा है। ठीक है, इसका जो है वेग मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये दर्पण में भी जो है इस आदमी का प्रतिबिंब जो है हमको जो है इधर 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में दौड़ती हैं तो वहाँ स्पीड जो होता है जुड़ जाता है। तो ये 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। यानी इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये जो आदमी शीशे में दौड़ रहा है इसके तरफ जो है 12 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, जबकि होता नहीं है ऐसा। ये होता है इसमें जो है, यदि ये व्यक्ति जो है, ठीक है, ये व्यक्ति इसलिए 12 बोल रहा है क्योंकि ये अपना वेग और प्लस उसका वेग दोनों इसको जोड़ के दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यदि एक्चुअल में बात किया जाए दर्पण में जो है ये 6 मीटर पर सेकेंड के ही वेग से दौड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम सामने से देखते हैं चूंकि हम भी दौड़ रहे हैं वो भी दौड़ रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सामने से ही दौड़ रहे हैं, तो हमारी स्पीड और इसकी स्पीड जो है दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। प्लस हो जाएगी तो वो हमको जो है 2 गुने वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, चौथा प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर, ठीक है, कितना होता है 360/। ठीक है, यानी दो दर्पण जो है ना, जैसे एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, इन दोनों के बीच में कोई जो है वस्तु रख दिया जाए, तो इन दोनों दर्पणों के बीच जो है कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो दो दर्पणों के बीच जो है बने प्रतिबिंबों की संख्या जो है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, दो दर्पण के बीच हम क्या बात कर रहे हैं, दो दर्पण के बीच जो है प्रतिबिंब की संख्या n बराबर θ/। यदि इसको सॉल्व करने पे जो है n विषम आता है, विषम और है, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, वही होगी, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है, बात समझ गई। यदि जो है, ठीक है, यदि n बराबर 360 और θ, ये n बराबर समान है, ठीक है, इवन नंबर आया, इवन नंबर आया है, तो प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या जो है, नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, n-1, एक कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम जो है थीटा की वैल्यू कुछ रख के डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद n की वैल्यू जो है विषम नंबर आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो जो है ये प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। ठीक है, यदि इसको जो है डिवाइड करने के बाद सम आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो ये प्रतिबिंब की संख्या एक कम हो जाएगी। यानी हर हाल में प्रतिबिंब की संख्या ऑड ही बनती है, इवन नहीं बनती है। ठीक है, और चौथा कंडीशन, ये पहला, दूसरा, तीसरा कंडीशन। ठीक है, अच्छा 3 दे दिए थे ना, इसको नोट नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, और तीसरा, ठीक है, यदि जो है थीटा की वैल्यू जो है वो 0 कर दिया जाए, थीटा की वैल्यू 0, यानी दोनों दर्पण तो है लेकिन किसी एंगल पे नहीं है, 0 कर दिया जाए तो n की वैल्यू कितना आ जाती है, 360 बटे 0, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट का। ठीक है, 0/1 और 1/0, ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो ये क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा इनफाइनाइट, और ये जो है 0 ही देगा। ठीक है, तो ये क्या देगा, अनंत, अनंत। ये दो दर्पण जो है, दो दर्पण के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों दर्पण क्या है, एक
दूसरे के पैरेलल है। अब जब दोनों दर्पण एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ये है उन दोनों दर्पणों में उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, अनंत बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ये तीनों केस याद रखेंगे। ठीक है, जब जो है n की वैल्यू विषम संख्या आएगी तो प्रतिबिंबों की संख्या वही होगी, और यदि n की वैल्यू सम संख्या आ गई तो वो प्रतिबिंब की संख्या एक माइनस हो जाएगी। 4 आई है तो एक कम कर देंगे, 3 ही होगा। ठीक है, यानी हर हाल में प्रतिबिंब की संख्या ऑड ही होती है, इवन नहीं होती है। और यदि n की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब ये हो गया कि दोनों दर्पण पैरेलल है, और जब दर्पण पैरेलल होगा तो उनके बीच जो है वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? समतल दर्पण पे देखिए इतनी बातें याद होनी चाहिए, ये नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, नॉर्मल बातें हैं और इतनी बातें याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है गोली दर्पण में चलेंगे। ठीक है, एक एक करके